अच्छा, तो लास्ट दिन में हम लोगों ने जो जिसके बारे में डिस्कस किया था उसके नेक्स्ट वाला पार्ट जो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट दिन पे आप लोगों ने जो फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे वो फॉर्मूलाज वगैरह एक बार देख लेना सही तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं जो गुजरात मेडिकल एंट्रेंस में आया था, तो लिख लो पहले वो वाला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ पीरियड्स, the ratio of periods, the ratio of periods of alpha particle and proton, of alpha particle and proton moving on circular path, moving on circular path in uniform magnetic field, in uniform magnetic field is, in uniform magnetic field is option number A 2:1, option number B 1:2, option number C 4:1, and the last option, option number D 1:4। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बोला गया वो देखो पहले। द रेशियो ऑफ द पीरियड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम पीरियड का जो हम लोगों ने एक्सप्रेशंस निकाला था, जो पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को देखा, मतलब आप लोगों ने देखे थे, 2πm डिवाइडेड बाई वी क्यू, वही वाला था ना टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन, 2πm डिवाइडेड बाई वी क्यू। फाइन। तो अभी उन लोगों ने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है मतलब वो कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा यहाँ पर। तो टाइम पीरियड का जो वैल्यू होता है वो देखो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो पैरामीटर्स वगैरह है वो देखो, 2 है, पाई, 2π दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। उसके साथ जो b है वो b वाला पार्ट भी कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट कांस्टेंट है, तो इसलिए हम लोग इन तीनों पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं। तो अभी टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन होगा वो डिपेंड होगा किस किस के ऊपर, m/q, बहुत सही है, m/q। तो अभी हम लोग जो टाइम पीरियड्स निकालने वाले, किसका टाइम पीरियड्स निकालना है हम लोगों को, अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन पार्टिकल्स का, ठीक है। तो हम लोग अभी अल्फा और प्रोटॉन पार्टिकल्स का टाइम पीरियड को निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं पहले, अल्फा टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले उन लोगों का मासेस का रेशियो आएगा, m अल्फा बाई एम पी इनटू, इसको उल्टा कर देंगे पहले, QP डिवाइडेड बाई Q अल्फा, ठीक है। तो पहला जो चीज है वो है प्रोटॉन मतलब प्रोटियम, प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन का जो इशू है, ठीक है। कैमरा को सही करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। अच्छा, तो प्रोटॉन का है अभी हम लोगों के पास, और उसके बाद हम लोगों को मिलेगा कौन सा वाला, अल्फा मतलब हीलियम 2-4, हीलियम 2-4, ठीक है। तो पहले जो मास नंबर होता है वो मास नंबर कौन सा होता है, ऊपर वाला होता है मास नंबर। तो इसीलिए जो हम लोग इसको लिखेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे कि प्रोटॉन का जो मास है वो mp होगा, लेकिन जो अल्फा का मास होगा वो 4 टाइम्स ज्यादा होगा, किससे, प्रोटॉन के मास से। प्रोटॉन के मास के हिसाब देखो, अगर कंपेयर करते हैं हम लोग प्रोटॉन के मास नंबर के साथ, वो कितने टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। तो इसलिए हम लोग प्रोटॉन के मास के हिसाब से
अल्फा का जो मास होगा वो निकालेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अल्फा का जो मास होगा वो 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। उसके साथ ही जो प्रोटॉन का चार्ज है उसको हम लोग QP से ही लिख रहे हैं, ये 1 है, लेकिन अल्फा के लिए कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2QP। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग कट कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को मिलने वाला यहाँ से 2/1, that is which one is the correct ratio, 2:1 is the correct ratio, ठीक है। ये बहुत आसान सा सवाल है, ज्यादातर केसेस में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम केसेस में नीट पे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, नीट और सीयूटी के अंदर, ठीक है। जे के अंदर कुछ अलग से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन पे वो किया था ना, अल्फा का वैल्यू या फिर कुछ एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था एक क्वेश्चंस के अंदर, वो वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वाह, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और एक क्वेश्चंस पूछेंगे उसके कंपैरिजन में ही, जैसा हम लोगों ने लास्ट दिन पे किया था। इसको पहले आप नोट कर लो सर। इधर आपने से हीलियम क्यों लिया? कौन सा वाला? अच्छा, हीलियम क्यों लिया? अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली होता है हीलियम प्लस प्लस, मतलब हीलियम +2 आयन। लेकिन हम लोग जब डिस्कस करने वाले कोई भी एटम्स के बारे में तो उसके न्यूक्लियस के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, प्लस प्लस मतलब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो बहुत ही निग्लिजिबल मास होता है, तो इसलिए हम लोग उसके मास को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम लोग कौन सा वाले हिस्से को कंसेप्ट को लेते हैं, हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब उसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, सही है, ओके। राइट द नेक्स्ट वन। A charged particle is projected. A charged particle is projected in a magnetic field. A charged particle is projected in a magnetic field, capital B vector. A charged particle is projected in a magnetic field, capital B vector is equal to 3i cap plus 4j cap, 3i cap plus 4j cap, ये ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ठीक है। बी वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने, 3i cap plus 4j cap into 10 to the power minus 2 टेस्ला into 10 to the power minus 2 टेस्ला, फुल स्टॉप। टेस्ला किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वेरी गुड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी, द एक्सेलरेशन of the particle, the acceleration of the particle is found to be xi cap plus 2j cap, xi cap plus 2j cap meter per second square, okay। So find the value of x, x का वैल्यू निकालो जल्दी, फास्ट, find the value of x। आ गया आंसर? वो ही तो नहीं कर सकता हूँ बेटा, रुक ही तो नहीं सकता हूँ। रिजल्ट कब दूंगा? आप लोगों के एग्जाम पहले खत्म होने दो, उसके बाद रिजल्ट भी मिल जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या क्या बोला गया है? पहले x का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। b दिया गया है ऑलरेडी और एक्सेलरेशन भी दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट डेट में हम लोगों ने देखे थे जो एक्सप्रेशन होता है मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स का, q into v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सेम क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे लास्ट क्लास पे। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता था कि फोर्स इज परपेंडिकुलर विद
velocity vector, because A cross B is equal to C अगर ऐसा होता है तो C is individually perpendicular with A vector, C is individually also perpendicular with B vector, तो इसके हिसाब से F is perpendicular with V vector and F is also perpendicular with B vector। तो F अगर B के साथ perpendicular है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या ही करेंगे, फोर्स इनटू B इज इक्वल टू, हाँ लड्डू ना, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू B वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो सिंपल सा बात, एक्सेलरेशन डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अभी आप लोगों के पास B भी है और A भी है, तो दोनों का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो और वहां से आपका आसानी से x का वैल्यू आएगा। कितना आ रहा है x का, -8/3 इज द करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है वहां पर -8/3, एक्सेलरेशन नहीं सॉरी x का वैल्यू आ रहा है -8/3। जल्दी फास्ट नेक्स्ट जे वाला एक क्वेश्चन, इस सेक्शंस के अंदर से जो भी क्वेश्चंस आएगा वो नॉर्मली इजी होता है, ठीक है, नॉर्मली इजी वाला क्वेश्चंस रहता है। आज हम लोग कुछ टफ वाला एक टॉपिक के अंदर जाएंगे, बायोट सावर्ट लॉ। क्यों, अच्छा तो मतलब आपको टफ टॉपिक नहीं पढ़ाई करना है, हाँ वो सही है, नीड वाली आप मतलब नीड वाली है, मतलब आपको पढ़ाई नहीं करना है, कुछ ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख लो। टू पार्टिकल्स x एंड y, टू पार्टिकल्स जल्दी लिखो, क्वेश्चंस लिखो। टू पार्टिकल्स x एंड y having equal charges, two particles x and y having equal charges, comma, after being accelerated through the same potential difference, after being accelerated through the same potential difference, comma, enter a region of uniform magnetic field, enter a region of uniform magnetic field and describe circular paths of radii, कौन सा रेडियाई है, रेडियाई r1 and r2 respectively, radii r1 and r2 respectively, full stop, the ratio of mass of x, the ratio of mass of x to that of y is, मतलब क्या निकालना है हम लोगों को, रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू दैट ऑफ y is, वो हम लोगों को निकालना है, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है, बस ये वाला टारगेट हम लोगों के पास है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर निकालेंगे, कैसे निकालते देखते हैं हम लोग। तो इसका जो ऑप्शंस वगैरह, वो ऑप्शंस वगैरह आप लोग एक बार लिख लो। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है r1 by r2 whole to the power half, option number B r1 by r2 whole square, option number C r2 by r1, and the last option, option number D r1 by r2, and the last option, option number D is r1 by r2।
2। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया उसके बारे में पहले हम लोग सोचते हैं। The two particles x and y having equal charges, दोनों का चार्जेस कैसा है, सेम चार्जेस, ऑलरेडी बोला गया है यहाँ पर। After being accelerated through the same potential difference, मतलब यहाँ पर कौन सा चीज है, सेम है, Q is same, potential V also same according to the question, ठीक है ना। Enter a region of a uniform magnetic field, enter region of uniform magnetic field, मतलब जो magnetic field है वो भी क्या है, सेम है, ठीक है, फाइन। उसके बाद बोला गया है enter a magnetic field, region of uniform magnetic field and describe a circular path of radii, describe circular path of radius। अच्छा रेडियाई बोला है यहाँ पर r1 और r2, दो अलग अलग से रेडियाई है। तो x के लिए रेडियस कौन सा है, r1 वाला रेडियस x1 x के लिए, और y के लिए कौन सा वाला रेडियस यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चंस के अंदर आपको r2 वाला रेडियस यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या निकालना है, सीधी सी बात है, आप लोगों को मस का जो रेशियो है वो निकालना है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला के अंदर हम लोग जा सकते हैं इसके लिए, कोई आइडिया है आपके पास, mv²/r। यहाँ से v कहां से लेके आओगे, v मतलब तो पोटेंशियल है, यहाँ पर v मतलब तो वेलोसिटी हो जाएगा ना, और थोड़ा दिमाग लगाओ, आ गया ऐसे, चलो सही है। ये पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू √2qv इंटू m, ये हम लोगों ने लिखा था शायद लास्ट क्लास पे, 2vqm, ठीक है, डिवाइडेड बाई bq, जो आप लोगों ने एक बार बोला था कि सर ऊपर नीचे तो q है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते बोल के, याद है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो निकाला था। ओके, तो यहाँ पर से आप लोगों को क्या क्या चीज मिल रहा है, यहाँ पर एक बार सही तरीके से देखो, 2 तो कांस्टेंट है, q बोला गया सेम है, v का भी वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है, जो पोटेंशियल है उसका भी वैल्यू कैसा है, सेम है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियस जो है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n, सही है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, r1/r2, r1 किसके लिए है, x के लिए, तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m⁴x डिवाइडेड बाई m⁴y, m⁴x इज डिवाइडेड बाई m⁴y। तो दोनों साइड पे एक बार एक काम करते हैं, मतलब स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, r1²/r2² इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है देखो एक बार, अगर हम लोग यहाँ पर से स्क्वायर कर लेते तो r1²/r2² इज इक्वल टू mx/my, हो गया ना। तो which one is the correct answer, r1²/r2², that is r1/r2 whole square, सही आंसर आया था आपको, मैं सही आंसर आया था, सेम आंसर आया था, मेरे हिसाब से तो नहीं आया था आपको। ये बहुत चालू लड़की है भाई, बहुत चालू लड़की है, एनटीए वालों को अगर पता चल गया ना, सर ने प्रैक्टिस करा था, मैंने तो सोचा था क्वेश्चन पेपर खरीदूंगी पर पैसे नहीं है। अच्छा पापा नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे। अच्छा जल्दी निकालो, शैतानी मत करो, जल्दी निकालो, सर निकाल तो लिया सर, क्या निकाल, चलो सही है। तो नेक्स्ट वाला, राइट द नेक्स्ट वन, ए प्रोटॉन एंड ए ड्यूट्रॉन, a proton and a deuteron, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, कभी कभार इसको प्रोटियम भी बोला जाता है, ठीक है। और ड्यूट्रॉन मतलब H12, ये वाला जो एलिमेंट है ना,
ये हैवी वाटर बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, जो आप लोगों को न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मिलेगा। फाइन। और एक्चुअली क्या है ना, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम, इसको हम लोग कभी कभार डॉयटेरियम भी बोलते हैं, और लास्ट वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटियम। ये हाईली रेडियोएक्टिव है, हाईली रेडियोएक्टिव है, क्योंकि जो रेडियोएक्टिविटी मतलब न्यूक्लियर फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर जो स्टेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो के ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो जितने सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है ना, उसका जो वैल्यू होगा न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो, उसका वैल्यू 1.5 से ज्यादा होना चाहिए या फिर उसके समान होना चाहिए। Either it should be equal to 1.5, the ratio should be equal to 1.5, or it should be more than 1.5, ठीक है। तो जितने सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होता है ना, उसका वैल्यू नॉर्मली 1.6 होता है, 1.7 होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इस भाई साहब का जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो होता है तो बहुत ज्यादा वाला रेशियो आता है इसका, ठीक है। तो ये बहुत हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन निकाल, मतलब क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, a proton and a deuteron both having the same kinetic energy, enter perpendicularly into a uniform magnetic field, capital B, into a uniform magnetic field, capital B, full stop, for motion of a proton, and deuteron on circular path of radius rp, मतलब r suffix p, on circular of radius r suffix p and r suffix d respectively, मतलब radius of proton is represented by r suffix p and radius of deuteron is represented by r suffix d respectively, comma, the correct statement is, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हम लोगों को दिया जाएगा। तो देखते हैं कैसा कैसा, ये सिंपल वाला क्वेश्चंस हम लोग अभी करा रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद ही हम लोग डीपीपी का जो क्वेश्चंस होता है वो हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आर डी इज इक्वल्स टू √2 आरपी, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला है आर डी इज इक्वल टू आरपी बाई √2। सी नंबर आर डी इज इक्वल टू आरपी, एंड द लास्ट वन आर डी इज इक्वल टू 2 times of RP. RD is equal to 2 times of RP. अच्छा, यहाँ पर क्या क्या मतलब किसका रेशियो निकालना है वो पहले देख लेते हैं हम लोग। पहले यहाँ पर बोला गया ए प्रोटॉन एंड ए ड्यूट्रॉन बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैसा है, सेम काइनेटिक एनर्जी उन लोगों के पास है। एंटर परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, मतलब हम लोगों के पास जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो सेम है, पहला वाला हिस्सा। सेकंड कौन सा है, सेकंड है हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर ए मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आरपी एंड आरडी रेस्पेक्टिवली, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, मतलब रेडियस का जो रेशियो होगा या फिर रेडियस के बीच में जो रिलेशंस होगा वो रिलेशन हम लोगों को निकालना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के साथ एक एक्सप्रेशन था, आप लोगों को याद है क्या, वो रेडियस के साथ काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन था, R is equal to √2 Vm। Vm तो मतलब पोटेंशियल से है, अगर Vm को अगर नहीं लेते तो क्या हम लोगों को मिला था रेडियस। अच्छा देखो, पहला वाला जो हम लोगों ने ऑप्शन यूज किया था ना, वहां पर क्या था 2qv into m, 2qv into m, एक ऑप्शन मतलब एक फॉर्मूला सही तरीके से याद रखो तो बाकी आराम से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय bq, ऐसा ही कुछ था ना। अच्छा, तो v मतलब क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है।
और उसके साथ अगर हम लोग चार्ज को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोगों को क्या मिला था, एक मिला था पोटेंशियल और दूसरा मिला था पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल मतलब यूनिट चार्ज के लिए होता है और पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए होता है। तो V मतलब यूनिट चार्ज का पोटेंशियल, अगर उसके साथ हम लोग अगर Q को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो मतलब पोटेंशियल का जो एनर्जी है वही अगर मोशन पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब यहां से अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2m इनटू ई सफिक्स के, एक्चुअली एनर्जी तो होगा ना, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। अच्छा यहां पर समझो, पहले हम लोग एक चीज को यहां से ऊपर की तरफ हम लोग इसको उठा लेते हैं। ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड दिस बॉडी। अगर हम लोग इसको छोड़ देते तो वो कैसे हो जाएगा, मतलब मोशंस पे आ जाएगा। तो मतलब इस the stored potential energy will be converted into kinetic energy. Similarly, अगर कोई एक पार्टिकल इससे सर्कुलर पथ पे घूम रहा है, अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पथ पे घूम रहा है तो इसके अंदर क्या है, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना है तो वही पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करके वो क्या करेगा, सर्कुलर पथ पे घूमता रहेगा। ठीक है। तो मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो Q into V है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को मिल चुका है क्या, 2√2m e सफिक्स के मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होगा, B into Q। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला जो चीज है, कौन से चीज के ऊपर ये रेडियस का वैल्यू डिपेंड कर रहा है वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा चीज है, 2 तो कांस्टेंट है, ये वाला भाई साहब कांस्टेंट है, ये B इसके भी बारे में बोला गया है कांस्टेंट है, ये भाई साहब भी कांस्टेंट है। ठीक है। ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी है ये भाई साहब भी क्या है, कांस्टेंट, मतलब सेम बोला गया है। ठीक है। 2 तो न्यूमेरिकल नंबर है, कांस्टेंट है भाई। उसके बाद B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो वाला भी कांस्टेंट है। और उसके साथ जो भाई साहब बैठे हैं काइनेटिक एनर्जी, वो भाई साहब भी कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैसा है, सेम बोला गया। तो मतलब हम लोगों को अभी क्या, मतलब यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m by q, √m by q। अच्छा अभी हम लोगों ने यहाँ पर अगर देखते हैं तो ड्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है हम लोगों को H12। अगर प्लूटोनियम के बारे में बात करते हैं या फिर प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है H11, मतलब इसका मास नंबर 1 है और चार्ज या फिर एटॉमिक नंबर 1 है। ड्यूट्रॉन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब चार्ज 1 है, लेकिन मास कैसा है, मास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है, मगर चार्ज दोनों का कैसा है, सेम टू सेम है। तो यहाँ पर से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इन केस में, मतलब इस केस में दोनों का चार्ज का वैल्यू भी कैसा है, सेम है, चार्ज का भी वैल्यू सेम है। मतलब हम लोग यहां से भी इसको लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। सही तरह समझ में आया ना, पक्का। तो अभी हम लोग यहां से ऐसे लिख लेते हैं, R किसका अच्छा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं RP डिवाइडेड बाई RD, RP बाई RD इज इक्वल टू √MP बाई MD। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं मेरे को सर वो Q से कांस्टेंट हो गया। Q कांस्टेंट क्यों है वो समझ में नहीं आया ना, Q कांस्टेंट है। हां वही। अच्छा Q कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो डॉयट्रियम है, प्रोटियम है, मतलब प्रोटॉन के बारे में बोला गया और ड्यूट्रॉन के बारे में बोला गया। तो ड्यूट्रॉन मतलब H12, ये वाला नंबर कौन सा है, प्रोटॉनिक नंबर है, प्रोटॉन का नंबर होता है जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितने सारे प्रोटॉन है, एक, यहाँ पर एक ही है। ठीक है। तो अगर दोनों का प्रोटॉनिक नंबर सेम है मतलब चार्ज नंबर सेम है, दैट इज चार्ज इज सेम। ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसके अंदर से प्रोटॉन ही है और इसके अंदर एक प्रोटॉन भी है और एक
न्यूट्रॉन भी है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसके अंदर तो एमपी मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 एमपी मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, √2, अच्छा यहां पर देखो rp बाई rd इज इक्वल टू 1/√2 मिल रहा है ना। ठीक है, यानी कि यहां से हम लोग आसानी से बोल सकते हैं rd इज इक्वल टू √2 rp, rd क्रॉस मल्टीप्लाई करो, rd इज इक्वल टू √2 rp, so which one is the correct answer? Option number A is the correct answer. rd is equal to √2 into rp. Clear? खत्म, complete. Next वाला, if a proton comma deuteron, if a proton comma deuteron and alpha particle on being accelerated and alpha particle on being accelerated by the same potential difference, being accelerated by the same potential difference, enters perpendicular to the magnetic field, enters perpendicular to the magnetic field, then the ratio of kinetic energies, is option number A 1:2:2, option number B 2:2:1, option number C 1:2:1, फर्स्ट ऑप्शन है 1:2:2, सेकेंड वाला ऑप्शन है 2:2:1, थर्ड वाला ऑप्शन है 1:2:1, और आखिर में जो लास्ट वाला ऑप्शन है 1:1:2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज बोला गया आपका, if a proton, deuteron and an alpha particle on being accelerated by the same potential difference, फिर से कौन सा वाला चीज कॉमन है, v is constant, मतलब यहाँ पर सेम हुआ, constant मतलब सेम, constant का मतलब है सेम बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी नहीं कर रहे हो, enters perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी बोला गया है, तो मतलब V का जो वैल्यू है वो भी कैसा है, यहाँ पर कांस्टेंट बोला गया है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज, अब बोलो कैसे निकालोगे, being accelerated by the same potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको, कोई आइडिया? एक काम करते, देखो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, √2m e सफिक्स k डिवाइडेड बाय bq। ठीक है, इसको ही हम लोग फिर से लिख सकते हैं कैसे, 2m qb
डिवाइडेड बाई बी क्यू, सेम टू सेम है ना, ठीक है ना, सेम टू सेम है। तो यहां से हम लोग को कुछ फायदा मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है, क्यों भाई? क्यों नहीं मिलने वाला है? दोनों यहाँ पे एक्सप्रेशन है ना, दिस इज इक्वल टू आर, देन दैट वन इज आल्सो इक्वल्स टू आर। तो इन दोनों को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सिमिलर बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलर बोल के अगर लिख दिए तो बी क्यू दोनों की तरफ से कैसे होगा? कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 2m कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर से सीधा हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या? ई के इज इक्वल टू क्यू वी। अगर आप लोगों को ऐसे ही पता है, हम लोगों को ऐसे ही पता है, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ दिखाया है, लेकिन हम लोगों को ऐसे ही पता है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है क्या? कांस्टेंट पोटेंशियल मिल रहा है। तो मतलब हम लोग यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। किस किस के बारे में बोला गया पहले क्वेश्चंस के अंदर? क्या क्या बोला गया यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, उसके बाद बोला गया न्यूट्रॉन, उसके बाद बोला गया अल्फा, ठीक है। अगर इसका चार्ज का रेशियो लेते हैं तो प्रोटॉन मतलब H11, न्यूट्रॉन मतलब H12, अल्फा मतलब हीलियम 24। तो चार्ज का एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर चार्ज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मतलब चार्ज का रेशियो। तो चार्ज का रेशियो यहाँ पर क्या आ रहा है? चार्ज यहाँ पर प्रोटियम मतलब प्रोटॉन के लिए 1, ड्यूट्रॉन के लिए भी 1 और अल्फा के लिए 2 है। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1:2। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग इसको कंपैरिजन करना जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने आपको दिखाया। अगर स्कूल के एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभार ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन मतलब स्कूल के लिए। और एंट्रेंस पे आप सीधा यहाँ से चले जाओ, सीधा यहाँ से चले जाओ एंट्रेंस के अंदर, ठीक है। क्योंकि स्कूल के लिए कभी कभार ऐसा होता है, एमसीक्यू में होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर आया तो कभी कभार वो लोग नंबर कट करते हैं, ठीक है। अगर एमसीक्यू के अंदर आया तो कोई आपका चेक नहीं करने वाला आपने कैसे सॉल्व किया, सिर्फ आंसर वो लोग देखेंगे। तो इसके लिए आप आसानी से ऐसे ले सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। सही है या फिर कोई दिक्कत? पक्का? चलो, उसके बाद हम लोग एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग करेंगे। ये बेसिक वाला न्यूमेरिकल्स था, आप लोग अभी डीपीपी जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर हम लोग जो निकालेंगे, मतलब जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है बायोट सावर्ट लॉ। ये बायोट सावर्ट लॉ का मतलब क्या है? हर एक चीज जो है ना, हर एक चीज को आप लोगों को आसानी से मतलब याद तो रखना ही है, और दूसरी बात आप लोगों को पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को सही तरीके से समझना जरूरी है। क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन होने वाला है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि नीट का जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है या फिर जो भी है उसके ऊपर बेस करके हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि इस बार का क्वेश्चन थोड़ा बहुत सर आपके पास कोई कनेक्शन है? इधर उधर होने वाला है। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाओ। अभी हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं, बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ का मतलब क्या है वो पहले समझो। बायोट सावर्ट लॉ का मतलब क्या है वो पहले समझो। या फिर सिंपल से बात ये है कि एक करंट कैरिंग वायर होगा, मतलब एक वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक वायर होगा जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, सही है। अगर किसी भी वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है
तो उसके आसपास में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर किसी भी वायर के अंदर से करंट जा रहा है तो उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। अभी बायोट-सावर्ट लॉ का जो प्रोसेस होगा वो हम लोग कहां पर यूज करेंगे वो पहले समझ लेते हैं, क्योंकि वो अगर सही तरीके से नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दो लॉ होता है, हम लोगों को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी। हम लोगों को क्या निकालना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था वैसे यहाँ पर हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है तो यहाँ पर पहले जिस चीज के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है वो है बी, तो हम लोग निकाल लेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बी निकालने के लिए हम लोगों के पास दो प्रोसेस होता है, एक होता है बायोट-सावर्ट वाला लॉ और दूसरा वाला होता है एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। ये दोनों चीजें हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं। पहले हम लोगों को समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए तो यूज करेंगे, लेकिन दोनों के अंदर कोई डिफरेंसेस है भी या फिर नहीं है। दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ऐसा है कि बायोट-सावर्ट लॉ हमेशा किस काम के लिए आएगा, अगर सोचिए कि यहां पर से करंट जा रहा है तो उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, लेकिन आपको निकालना है कोई एक रीजन पे नहीं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोगों को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तब हम लोग यूज करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। अगर सोचिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकालना है, एक रीजन के अंदर आप लोगों को निकालना है, एक रीजन के अंदर अगर निकालना है तो आप लोग आसानी से यूज कर सकते हो एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी यूज करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर सोचो कि आपको एक पॉजिटिव चार्ज या फिर एक नेगेटिव चार्ज दिया गया है और इसकी वजह से आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, और वो भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर अगर आपको निकालना है तो इसके लिए हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते थे, कूलम्ब्स फोर्स, नॉर्मली वही हम लोग यूज करते थे। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसके अंदर एक चार्ज एक सर्टेन रीजन पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए हम लोगों को कहीं एक रीजन पे निकालना है, उसके लिए हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, गॉस थ्योरम वाला जो फॉर्मूला है वो निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम टू सेम अगर कोई एक पर्टिकुलर रीजन के लिए निकालना है, कोई पर्टिकुलर सरफेस रीजन के लिए निकालना है, कोई पर्टिकुलर एरिया पे निकालना है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तब हम लोग यूज करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। याद रहेगा, कंफर्म, पक्का। तो चलो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। बायोट-सावर्ट के लिए क्या करना है, पहले ये वाला जो चीज है इसको समझो। पहले एक हम लोग कोई भी एक वायर वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक शेप का वायर ले लेते हैं। यहां से हम लोग पकड़ लेते हैं कि करंट जा रहा है, कितना अमाउंट ऑफ करंट, आई अमाउंट ऑफ करंट ऑलरेडी इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसका लेंथ है dl, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री लेंथ। एलिमेंट्री मतलब बहुत ही स्मॉल साइज का, बहुत ही छोटा साइज का एक लेंथ हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं हम लोग एलिमेंट्री लेंथ, ठीक है। अभी हम लोगों को एक चीज के बारे में समझना है, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब क्या होता है, करंट इनटू लेंथ, मतलब एक छोटा सा हिस्से के अंदर से कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है उसका जो क्वांटिटी होगा, इसको ही हम लोग बोल रहे हैं करंट एलिमेंट। तो इसका क्वांटिटी कैसे हम लोग लिख सकते हैं, करंट इनटू लेंथ, मतलब यहां से हम लोग को मिल रहा है आई dl, वही है इसका
करंट एलिमेंट। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से करंट को निकाल रहे हैं, ठीक है, करंट जा रहा है वो सही है। अभी हम लोग पकड़ लेते हैं कि इस पॉइंट पे, ये पी वाला पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट पी है, वहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर और एक चीज पकड़ते हैं, ये है हम लोगों के पास डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब पोजीशन डिस्टेंस या फिर पोजीशन वेक्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर मतलब इस डीएल एलिमेंट्री लेंथ से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेस मतलब वही डिस्टेंस को हम लोग एलिमेंट्री डिस्टेंस या फिर पोजीशन डिस्टेंस, एलिमेंट्री नहीं, इसको पोजीशन डिस्टेंस बोलते हैं या फिर पोजीशन वेक्टर भी बोला जाता है, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, करंट जा रहा है कितना, आई अमाउंट ऑफ करंट। ओके, और यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है वो कितना है, आई डीएल है इसका करंट एलिमेंट। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक चीज, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, इस डायरेक्शन पे। दोनों के अंदर एक एंगल यहाँ पर प्रेजेंट है, इस एंगल को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या, थीटा। इसको हम लोग आसानी से लिख देते हैं थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर बायोट सवर्ट ने बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अच्छा देखो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कैसा, एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, डीएल, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, उस स्मॉल एलिमेंट पार्ट के लिए हम लोगों के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल ही होगा, बड़ा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि करंट का जो वैल्यू है वो, करंट नहीं, करंट एलिमेंट, करंट नहीं, करंट एलिमेंट का जो वैल्यू है वो स्मॉल है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एलिमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को यहाँ पर मिलने वाला है, यानी कि डीवी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल वाला, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डीवी। तो डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट। जैसे आप लोगों के पास था ना कि कूलॉम्स फोर्स के अंदर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ऐसा कुछ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, कूलॉम्स फोर्स के अंदर। वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर जो करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने की वजह से इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। उसके ऊपर हम लोग अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पी ले लेते हैं तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फील किया जाएगा। उसका जो अमाउंट होगा, मतलब डीवी अमाउंट जो है वो करंट एलिमेंट डीएल के लिए, जो डीवी अमाउंट है उसका वैल्यू कैसा होगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके साथ, करंट एलिमेंट आईडीएल के साथ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सेकेंड वाला डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा मतलब करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं थीटा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो थीटा होगा उसका साइन कंपोनेंट, उसका साइन कंपोनेंट या फिर साइन वैल्यू के साथ डीवी का जो वैल्यू होगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, और लास्ट वाला हिस्सा डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मतलब ये भी कौन सा वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर्मूला फॉलो करता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी हम लोगों को मिला था इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर्मूला, अभी मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर भी हम लोगों को मिल रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये वाला फॉर्मूला। तो अभी हम लोगों को मिल रहा है क्या, तीन चीजें, तीन चीजों के साथ ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन तीनों चीजों को एक साथ लिख लेते हैं तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, dB is directly proportional to I dl sin theta divided by r square। अगर यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है क्या, एक कांस्टेंट हम लोगों को यहाँ पर डालना है। ठीक है, कांस्टेंट हम लोगों को यहाँ पर डालना है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू कैसा होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके साथ क्या आएगा, आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका टोटल वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से
इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सा टॉपिक होगा, सिर्फ दोनों साइड से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा जो करंट कैरिंग वायर है उसके लिए इस पी पॉइंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर करंट के लिए जो देखो बार बार क्या हो रहा है ना, पोजीशन चेंज के साथ साथ ये पोजीशन वेक्टर का वैल्यू चेंज हो रहा है और उसके साथ जो थीटा है ना वो एंगल, उसका भी वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो अगर पूरा का पूरा वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसका, dv को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ i dl sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। म्यू जो है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पूरा का पूरा डिटेल्स के डिस्कशन करेंगे। म्यू का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के अंदर उसका वैल्यू कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, म्यू के बारे में इसको बोला जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, जो एप्सिलॉन था उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, अभी इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। अभी नेक्स्ट वाला डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। हो गया, चलो यहाँ पर हेडलाइन लिखो, derive the expression of magnetic field intensity, derive the expression of magnetic field intensity at a particular point P, magnetic field intensity at a particular point P due to a long straight current carrying conductor, due to a long straight current carrying conductor। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में एक छोटा मोटा नोट्स लिख लेंगे। पहले इसको हम लोग समझते हैं सही तरीके से। यहाँ पर हम लोग एक करंट कैरिंग वायर ले रहे हैं जो कैसा है, स्ट्रेट वायर है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट वायर, सो वी कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर व्हिच इज स्ट्रेट। ओके, अभी सोच लेते हैं कि इसके अंदर से करंट जा रहा है। ठीक है भाई, करंट जा रहा है तो जाने दो इसको। ठीक है, अभी हम लोग इसके अंदर से एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहे हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर कितना करंट एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया, मतलब छोटा सा लेंथ लिया, उसका वैल्यू कितना है, डीएल है। ओके फाइन, तो पकड़ लेते हैं कि इस पॉइंट के अंदर, कौन से वाले पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के अंदर हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग इसको एक डॉटेड लाइन की तरफ लिख लेते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हम लोग एक डॉटेड लाइन, मतलब जो पी पॉइंट है उस पी पॉइंट से हम लोग इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर, इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर और पकड़ लेते हैं कि उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, d, उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा, d। अच्छा, ये वाला लेंथ जो है ना ये फिक्स्ड होगा या फिर वेरिएबल होगा? अगर सोचो समझो इसको, अगर सोचो कि यहाँ पर हम लोगों ने dl लिया, ठीक है, p पॉइंट फिक्स्ड है, p पॉइंट फिक्स्ड है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर dl ना लेके, इसको इधर भी ले सकते हैं dl, नीचे भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो dl का अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो ये जो d का है, ये d जो d है ना, ये d का वैल्यू चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वैल्यू है, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। तो चेंज किसका किसका वैल्यू होगा यहाँ पर? जो पोजीशन वेक्टर है उसका वैल्यू चेंज होगा। अगर ये p पॉइंट कांस्टेंट है और करंट कांस्टेंट है तो ये पोजीशन वेक्टर मतलब dl का वैल्यू अगर ऊपर नीचे लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर मतलब r का वैल्यू चेंज होगा, फर्स्ट वन। उसके साथ इसके बीच में जो एंगल है ना थीटा, ये बीच वाला एंगल, ये बीच वाला एंगल का वैल्यू भी क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, ठीक है। और तीसरी बात, ये जो लेंथ है ना, मतलब ये जो अगर सोचो कि इसको हम लोग करंट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इसको करंट, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट O पकड़ लेते हैं, तो ये O और ये वाला जो पॉइंट है ना dl का, इसके बीच में जो लेंथ होगा उस लेंथ का वैल्यू भी क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, इसका लेंथ का वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। तो हम लोग पहले यहाँ पर पकड़ लेते हैं, ये O से जो एलिमेंट्री लेंथ है उस तक का डिस्टेंस कितना है, L है। करंट कितना जा रहा है इसके अंदर से, I अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा वाला करंट एलिमेंट ले लिया जिसका वैल्यू है dl, ठीक है, सही तरीके से सब कुछ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, फाइन। अभी हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं कि इसका जो एंगल है उसका एंगल कितना है, थीटा है। इसका जो एंगल है उसका एंगल का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर थीटा ले रहे हैं भाई। अभी हम लोग और एक चीज पकड़ लेते हैं कि जो पोजीशन है, मतलब ये डीएल वेक्टर से पी पॉइंट तक का, डीएल से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उस पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर आर से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा चीज वेरिएबल है वो पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। आर का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, चेंज होता रहेगा, किसके लिए, अगर हम लोग डीएल का जो पोजीशन है वो अगर ऊपर नीचे करते हैं, डीएल का अगर वैल्यू ऊपर नीचे करते हैं तो आर का वैल्यू, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू चेंज होगा कंपल्सरी, फर्स्ट वन। उसके साथ एल का जो वैल्यू है उस एल का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, उस एल का वैल्यू भी चेंज होगा। उसके साथ जो थीटा है उस थीटा के वैल्यू भी चेंज होगा, थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा, फाइन। और उसके साथ और एक चीज, जो डीएल ले रहा है ना उस डीएल का जो लेंथ है वो भी तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो एलिमेंट्री लेंथ है, छोटा वाला लेंथ है, लेकिन वो भी तो चेंज कर सकते हैं हम लोग, वो लेंथ भी तो चेंज कर सकते हैं। तो मतलब डीएल का जो वैल्यू है वो भी चेंज होगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला मिला था, dB इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, इस चीज को समझो पहले, इस डेरिवेशन के अंदर वो चीज समझना जरूरी है। यहाँ पर हम लोगों के पास वेरिएबल पैरामीटर्स कितना आ रहा है, dl एक वेरिएबल पैरामीटर है, थीटा वेरिएबल है मतलब साइन थीटा का वैल्यू भी वेरिएबल है, r मतलब पोजीशन वेक्टर अगर वेरिएबल है तो मतलब r स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर कितने सारे वेरिएबल्स हम लोगों को मिल रहा है, एक एक्सप्रेशन के अंदर 3 वेरिएबल्स है जो तीनों के तीनों वेरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड पे पैरामीटर क्या है, dv है। अगर आप लोग इंटीग्रेशन करना चाहोगे तो कितना इंटीग्रेशन कर सकते हो, यहाँ पर एक बार इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल तो सिर्फ dv है ना, तो सिंगल वन टाइम आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर एक बार इंटीग्रेशन करोगे, अगर एक बार वन टाइम अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सिर्फ कोई भी एक पैरामीटर को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन एक ही साथ एक इंटीग्रेशन से तीनों को इंटीग्रेट कर सकते हो, वो संभव है क्या, वो तो पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकल पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत दिक्कत में आ गए, वेरिएबल पैरामीटर्स 3 है, इंटीग्रेशन हम लोगों के पास सिर्फ
एक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन। तो एक इंटीग्रेशन से तीन लोगों को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, तीन वेरिएबल पैरामीटर्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, वो तो नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो यानी कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम लोग, पहले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कोई और एक पैरामीटर के साथ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक आसान सा टेक्निक लेते हैं। कौन सा चीज यहाँ पर कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो d है वो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है, d वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कैसा है हम लोगों के पास, कांस्टेंट है, पक्का कंफर्म, दिस डिस्टेंस d इज कांस्टेंट, तो हम लोगों को एक चीज मिल गया। दूसरा वाला क्या है ना, हम लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है, पैरामीटर्स तीन है वेरिएबल, हम लोग क्या करेंगे और एक पैरामीटर्स ले लेंगे, हम लोग फिर से और एक पैरामीटर लेंगे, ठीक है। तीन पैरामीटर तो पहले से ही है दिमाग खराब करने के लिए, हम लोगों का शौक है, इसलिए हम लोग और एक पैरामीटर्स को डाल रहे हैं, यहाँ पर चार पैरामीटर कर रहे हैं, दिमाग और खराब करना है, ठीक है। एक्चुअली दिमाग खराब नहीं होगा, वो दिमाग सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर हम लोग और एक चौथा वाला पैरामीटर डाल रहे हैं, वेरिएबल पैरामीटर 5, ठीक है, 5 बोल रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है, सही है। अगर यहाँ पर 5 लिखते हैं तो एक चीज के बारे में यहाँ पर देखो, यहाँ पर से हम लोग आसानी से एक चीज लिख सकते हैं, कैसे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना 10 5 is equal to perpendicular by base, 10 5 is equal to perpendicular by base, perpendicular कौन सा वाला है, L, वेरी गुड, बेस कौन सा है, D, अच्छा फाइन, चलो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अभी, D 10 5 is equal to L, D 10 5 is equal to L। अगर हम लोग दोनों तरफ से डेरिवेटिव करते तो क्या मिलेगा, दोनों तरफ से भी हम लोग को डेरिवेटिव करना है इसको, अगर डेरिवेटिव कर देते हैं तो D तो कांस्टेंट है, कोई इशू नहीं है, D कांस्टेंट है, तो अभी हम लोग को डेरिवेटिव किसका करना है, 10 5 का डेरिवेटिव करना है, तो 10 5 का डेरिवेटिव मतलब sec स्क्वायर 5, उसके साथ क्या आएगा, d5 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू dl, इज इक्वल टू क्या है, dl। तो फर्स्ट वाला एक चीज मिल चुका है हम लोग को, यहाँ पर जो dl है उस dl को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो गया एक काम। किसको, dl को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज ओके, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं जाने वाला है, हाँ नहीं जाने वाला है, चलो दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। दिमाग है क्या आपके पास, दिमाग जो आप खराब करने वाले हो, दिमाग है क्या, अच्छा ऐसा है क्या। उसके बाद यहाँ पर देखो, अभी हम लोग के पास और दो पैरामीटर्स हैं, एक तो है थीटा और दूसरा वाला है r, ठीक है। तो पहले थीटा के बारे में सोचते हैं। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, जिसके अंदर ये वाला हिस्सा कितना है, 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो यानी कि थीटा और फाई मिला के कितना होगा, 90 डिग्री होगा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव, कोई दिक्कत है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। अभी हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, दोनों तरफ से हम लोग क्या लिखे, साइन साइन ले लिया, ठीक है। तो आसानी से यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई आ जाएगा,
sin थीटा इज इक्वल टू cos फाई। मतलब दूसरा वाला जो हम लोगों के पास दिक्कत देने वाला था, dl वाला जो चीज था, वो dl वाले को हम लोगों ने आसानी से फाई के मतलब फाई में रिप्लेस कर दिए। उसके बाद सेकंड वाला जो था sin थीटा, उस भाई साहब को भी हम लोगों ने चेंज कर दिए। ठीक है, अभी लास्ट में कौन है, आर स्क्वायर। लास्ट वाला हिस्सा कौन है, आर स्क्वायर। इन भाई साहब को भी अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, उन भाई साहब के बारे में सोचते हैं, आर स्क्वायर भाई साहब के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर कैसे आ सकते हैं, यहां पर देखो, दिस वन इज हाइपोटेनियस एंड दिस वन इज बेस। अच्छा बेस के बारे में क्यों सोच रहे भाई, परपेंडिकुलर के बारे में भी तो सोच सकते थे, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, वेरिएबल है, तो हम लोग के पास फिक्स्ड वैल्यू कौन सा है, बेस का वैल्यू, इसलिए हम लोग हाइपोटेनियस और बेस के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अगर हाइपोटेनियस और बेस के बारे में सोचते हैं, अगर हाइपोटेनियस और बेस के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं, तो हाइपोटेनियस और बेस के साथ कैसा वाला कनेक्शन है, बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos थीटा। फाइन, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस मतलब d, बेस मतलब d, हाइपोटेनियस मतलब r इज इक्वल टू cos फाई, इज इक्वल टू cos फाई। ओके, यहां पर अगर हम लोग r को लेके जाते तो यहां पर कितना आएगा, b sec फाई इज इक्वल टू r, b sec फाई इज इक्वल टू r। ठीक है ना, तो यहां पर से अगर हम लोगों को r स्क्वायर निकालना है तो कैसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, हो गया। ठीक है, तो जो जो चीज हम लोगों के पास दिक्कत में डालने वाला था वो कौन कौन थे, इन भाई साहब के अंदर कौन कौन थे, डीएल वाले भाई साहब थे, जिनको हम लोगों ने आसानी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सेकेंड वाले भाई साहब कौन थे, साइन थीटा, जिसको भी हम लोगों ने आसानी से रिप्लेस कर दिया, किससे, फाई, नया वाला पैरामीटर फाई से रिप्लेस कर दिए। यहां पर डी और फाई, डी तो कांस्टेंट है, हो गया काम। ठीक है, और लास्ट में कौन है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को भी हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सेम टू सेम, डी एंड फाई। तो हम लोगों के पास तीन अननोन पैरामीटर्स थे जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने चौथा वाला और एक नया वाला पैरामीटर्स को लेके आए। लेकिन लेके आने के बाद हम लोगों के पास बेनिफिट्स कैसा हुआ, हम लोग आसानी से इन तीनों के तीनों पैरामीटर्स को एक कांस्टेंट डी, एक कांस्टेंट और उस पैरामीटर फाई के साथ आसानी से इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर पाए। ठीक है, तो अभी अभी यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख लो, वी कंसीडर, समझ में आया ना बात। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख लो, वी कंसीडर a long straight current carrying wire, we consider a long straight current carrying wire, नाम डाल दो यहाँ पर AB, we consider a long straight current carrying wire AB carrying current I, carrying current I, full stop. Now we also consider a point P. Now we also consider a point P which is placed at a distance r vector, which is placed at a distance r vector from the current element IDL, from the current element IDL as shown in figure, from the current element IDL as shown in figure। ठीक है, पहले आप इस डायग्राम को सही तरीके से लिख लो, ड्रा कर लो इसको।
अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी लिख, सब कुछ सही बात है, सब कुछ गलत बात है, सब कुछ सही है। हाँ 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 जल्दी जल्दी, देर मत करो। दिमाग है तो गर्म तो होगा ही, अगर दिमाग है ही नहीं तो गर्म कैसे होगा? ठंडा नहीं चाहिए, गर्म रहना तो इसी को, तब कुछ काम पे आ सकता है वो। ठंडा रहने से तो कुछ काम पे तो नहीं आ रहा है। ठंडे दिमाग से काम लेना होता है। नहीं नहीं नहीं, आप ठंडे दिमाग से काम मत लो, क्योंकि आप ठंडे दिमाग से सो जाते हो। अच्छा यहाँ पर देखो, ये डायग्राम हो चुका है, खत्म। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा डायग्राम डालने के बाद यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो the magnetic field intensity, the magnetic field intensity at a point P, the magnetic field intensity at a point P due to the current element, due to the current element ideal, due to the current element ideal is, due to the current element ideal is, ये वाला इससे लिखो और उसको एक नंबर इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, फाइन। अभी लिखो नाउ फ्रॉम द डायग्राम, नाउ फ्रॉम द डायग्राम, इसके अंदर जो जो अननोन पैरामीटर से पहले हम लोग इसको क्या कर देंगे, नोन पैरामीटर्स के अंदर शिफ्ट करेंगे, ये फिर नोन एंड उसके साथ एक वेरिएबल पैरामीटर्स के साथ शिफ्ट करेंगे। तो यहां पर लिखो नाउ फ्रॉम द फिगर, नाउ फ्रॉम द फिगर दिस पोर्शन, नाउ फ्रॉम द फिगर दिस पोर्शन, फर्स्ट पुट इट इक्वेशन नंबर 2, put it equation number 2, ठीक है, फाइन। उसके बाद नीचे लिखो अगेन, अगेन ये वाला हिस्सा, इसको लिखना इक्वेशन नंबर 3, हाँ ये पूरा 5 थीटा प्लस 5 से अप टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 5 पूरा। हो गया, फाइन, वेरी गुड, बहुत तेज हो आप। कौन है? उसके बाद अगेन बोल के फिर से इसको डाल दो, अगेन बोल के फिर से इसको डाल दो, 4 नंबर वाला इक्वेशन, हो गया चौथा वाला इक्वेशन। जल्दी जल्दी हाँ, जल्दी जल्दी जीता नहीं है। जल्दी, अच्छा अभी हम लोग यहां से क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन करेंगे इसको, ठीक है। अभी लिखो ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, अच्छा सब्स्टिट्यूट ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो, बाय पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 and 4, 2, 3 and 4 in equation number
1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसके अंदर डालने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर देखो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई पहले मिला हम लोगों को, उसके साथ है I। अच्छा dl के पास हम लोग क्या लिख सकते हैं, d सेक स्क्वायर फाई d फाई, तो ये लिख दो d सेक स्क्वायर फाई d फाई, उसके साथ कौन सा वाला आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा के पास हम लोग लिख देंगे कॉस फाई, साइन थीटा के पास हम लोग लिख देंगे कॉस फाई। सेकेंड थर्ड वाला इक्वेशन नीचे की तरफ कौन सा है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के पास हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। हो गया। अच्छा अभी यहां पर देखो, पहले ये वाला d और ये वाला d कैंसिल हो, तो ऊपर नीचे एक एक d है, तो एक एक d कैंसिल हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर फाई वाला हिस्सा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर से क्या हम लोग को मिल रहा है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I यहां पर है ना, इसको निकाल लो बाहर, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई है इस यहाँ, ठीक है, उसके साथ और एक d आपको मिल जाएगा 4 पाई d, ठीक है। अच्छा यहां तक अगर आपको मिल चुका है ऑलरेडी, तो नीचे की तरफ और कोई भी नहीं है प्रेजेंट, फाइन, नीचे का पार्ट छोड़ दो। अभी ऊपर के हिस्से में कौन सा पार्ट है, cos फाई d फाई, बस, ठीक है, बस बहुत आसानी से हो चुका है, ठीक है। अच्छा फिर हम लोगों को और एक चीज करना है, लिमिट डालना है। लिमिट हम लोग कैसे डाल सकते हैं इसको समझो पहले। मैं फिर से यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, वो ऊपर वाला डायग्राम है। अगर यहाँ पर देखो, हम लोग के पास यहाँ पर एक डिस्टेंस था जिसको हम लोग d बोल रहे थे, यहाँ पर एक पार्ट था जिसको हम लोग r बोल रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग अगर नीचे के पार्ट को ऐसे डॉटेड लाइन की तरफ कनेक्ट करेंगे और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो फाई है उस फाई का ऊपर वाले हिस्से में एक लिमिट होगा, नीचे वाले हिस्से में भी एक लिमिट होगा, ठीक है। करंट कहां से कहां तरफ, मतलब किससे, मतलब कौन सी जगह से किस तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ का जो एंगल हम लोगों को मिलने वाला है, ऊपर की तरफ जो हम लोगों को एंगल मिलने वाला है उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल ले लेते हैं, और नीचे की तरफ जो एंगल मिलने वाला है उसको हम लोग नेगेटिव एंगल ले लेते हैं। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि करंट जिस तरफ से जा रहा है, तो करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, इसलिए हम लोग इसको पकड़ लेते हैं पॉजिटिव करंट, मतलब पॉजिटिव एंगल, और इसको हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव एंगल, ठीक है। इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं बीटा और इसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा, मतलब दो लिमिट्स हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, दो लिमिट्स हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अगर दो लिमिट्स हम लोग इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ पर dv होगा, यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन सिंबल आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो लोअर लिमिट होगा वो लोअर लिमिट को हम लोग बोल रहे हैं माइनस बीटा। सर सेम एंगल से नहीं ले सकते, सेम अगर सर आप सर नीचे माइनस बीटा, मतलब यहाँ पर नीचे माइनस बीटा, ऊपर भी माइनस बीटा या फिर प्लस बीटा, ऐसे बोल रहे हो ना। अच्छा देखो यहाँ पर क्या होगा ना, तो एक स्पेशल केस हो जाएगा, नीचे की तरफ भी सेम एंगल, ऊपर की तरफ भी सेम एंगल, वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। लेकिन हम लोग कोई स्पेशल केस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक इन जनरल केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग नीचे की तरफ जो एंगल ले रहे हैं उसको बीटा ले रहे हैं, और ऊपर की तरफ जो एंगल है उसको हम लोग अल्फा, मतलब अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है माइनस बीटा और ऊपर की तरफ हम लोग को ले रहे हैं अल्फा, ठीक है। तो अगर लेते हैं कि नीचे की तरफ जब है उस टाइम पे उसके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आएगा, 0, बॉटम पोजीशन पे कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग इसको ले लेते हैं 0, और ऊपर की तरफ जब आएगा उसके लिए हम लोग ले लेते हैं b। अभी इंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पर से आपको मिल जाएगा सिर्फ b। ऐसे वाले इंटीग्रेशन आप लोगों ने क्लास 11 स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा किए थे फिजिक्स में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है म्यू नॉट इंटू आई 4 पाई डी, म्यू नॉट इंटू आई 4 पाई डी। अभी cos पाई को हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, cos पाई को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा sin फाई, माइनस साइन फाई नहीं, सिर्फ sin फाई मिलेगा, ठीक है, याद रखना हमेशा sin फाई मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है sin फाई, लिमिट कौन सा है, माइनस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, यहाँ पर आपको मिलेगा साइन अल्फा, माइनस आ जाएगा सामने, ठीक है। माइनस मतलब फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, माइनस होता है ना, साइन प्लस माइनस बीटा हो जाएगा, साइन माइनस बीटा हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग को पता है ना साइन माइनस बीटा मतलब माइनस साइन बीटा लिख सकते हैं, साइन माइनस बीटा मतलब माइनस साइन बीटा। फॉर्मूला के हिसाब से वहां पर पहले से एक माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द फाइनल वैल्यू, द फाइनल वैल्यू शुड बी b is equal to mu naught I divided by 4 pi d sin alpha plus sin alpha plus sin बीटा। ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ये वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर जे में पूछो, नीट में पूछो या फिर सीवीटी के अंदर पूछो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूला होगा ना, वो फॉर्मूला बहुत ही खास किस्म का फॉर्मूला आने वाला है। हर एक फॉर्मूला खास किस्म का होने वाला है, मतलब याद रखना थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए वो हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बोलते रहते हैं, ठीक है। और ये लंबा वाला डेरिवेशंस भी है, अभी तक इसका 50% ही खत्म हुआ है, अभी इसके अंदर आएगा स्पेशल केसेस। बट से ये डेरिवेशन देखने में बहुत छोटा है। हाँ, ये डेरिवेशन देखने में बहुत छोटा है, लिखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सही तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए आपको। और उसका जो स्पेशल केसेस होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसका स्पेशल केसेस समझने के लिए पहले आपको ये वाला जो केसेस होगा ना, इसको अगर सही तरीके से आपके अंदर, मतलब आपके दिमाग के अंदर नहीं सही तरीके से नहीं गया ना, तो दिक्कत में आ जाओगे आप लोग। तो पहले इसको आप सेट करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो जो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले, इसका जितने सारे स्पेशल केसेस होगा, जितने सारे ग्राफ्स होगा, जैसे कुछ ग्राफ्स आएगा, वो ग्राफ्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो मैंने पहले बोला था परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसकी यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसके ऊपर बेस करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो क्लास था वो फिर से देख लेना आप लोग, और ये वाला जो है इसको भी सही तरीके से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।